मेजरिंग इंथैल्पी चेंजेस। ठीक है, अब इंथैल्पी चेंज निकालना किसी रिएक्शन का बहुत सारी डिफरेंट टेक्निक्स यूज कर सकते हो। हम लोग जो टेक्निक यूज करेंगे इन ऑर्डर टू फाइंड द स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन और डिफरेंट स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन भी इनफैक्ट हम करेंगे। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन भी स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन भी। तो हमारे पास एक टेक्निक होती है जिसको हम कहते हैं कैलोरीमेट्री टेक्निक। ठीक है, इन ऑर्डर टू फाइंड स्टैंडर्ड, मैं सिंबल लिख देता हूँ जल्दी हो जाएगा। in order to find standard enthalpy change of combustion and standard enthalpy change of neutralization, इसके लिए we use कैलोरीमेट्रिक टेक्निक। ठीक है, एक कैलोरीमेट्रिक भी होती है जो आप A2 में पढ़ते हो, मतलब एक कलर से भी हम मेजर करते हैं कुछ चीजें, लेकिन वो कैलोरीमेट्रिक होती है। कैलोरीमेट्रिक है, कैलोरी से निकला है, एनर्जी से रिलेटेड है। ठीक है, पहले हम जो है वो स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन निकालना सीखेंगे कैलोरीमेट्रिक टेक्निक से, और फिर स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन निकालना भी सीखेंगे। एक्सपेरिमेंट टू फाइंड enthalpy change of combustion। ठीक है, एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन हम किसी ऑब्वियसली ऐसी चीज का निकालेंगे जिसको हम जलाएंगे, और यूजुअली हम किस चीज को जलाते हैं, हम फ्यूल्स को जलाते हैं। ठीक है, अब फ्यूल्स में हमारे पास कोई मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, कोई भी एल्केन हो सकता है। हम लोग ऑक्टेन की एग्जांपल ले लेते हैं अभी, क्योंकि ऑक्टेन जो है वो हमारे पास एक लिक्विड फ्यूल है ना, पेट्रोल जिससे बनता है। तो उसको अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमारे पास लेट से ऑक्टेन है, इसकी जो अब हमें निकालना है वो क्या निकालना है, फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन ऑफ C8H18 which is octane।
आवाज आ रही है सबको? कहाँ तक सुना था ये बताओ? आवाज आ रही है सबको अभी? तो आवाज आ रही है आप सबको? स्क्रीन भी आ रही है? अच्छा, अब बताओ कहाँ तक सुना था? देखो, हम ये बात कर रहे हैं कि हमें इस फ्यूल को बर्न करना है, और स्प्लिट बर्नर में हमने फ्यूल ली, और जो हमने फ्यूल लिया है वो है ऑक्टेन हमारा C8H18। इसका कितना मास लिया है वो हमें पता होना चाहिए, और वो निकालने, अच्छा कितना मास बर्न होगा वो भी हमें निकालना है। ठीक है, तो हम करते क्या है इसमें, हम लोग सबसे पहले जो बर्नर है ना उस एम्प्टी बर्नर का मास ले लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम मास ऑफ एम्प्टी बर्नर मेजर कर लेंगे, बट उसमें फ्यूल डालने से पहले मास ऑफ एम्प्टी बर्नर, और उसके बाद जब हम इस फ्यूल को बर्न कर देंगे, किसी का माइक खुला हुआ है आई थिंक। अच्छा, जब हम इस फ्यूल को जब बर्न कर देंगे तो फ्यूल हमने कितना जलाया है उसका मास कैसे मेजर करेंगे? आफ्टर बर्निंग मास ऑफ एम्प्टी बर्नर, और फिर हम लेंगे, या फिर अगर आप एम्प्टी बर्नर नहीं ले रहे तो मास ऑफ बर्नर प्लस फ्यूल ले लो बिफोर बर्निंग, ये भी कर सकते हो। हम मास ऑफ बर्नर प्लस फ्यूल बिफोर कंबशन, और फिर मास ऑफ बर्नर प्लस फ्यूल आफ्टर कंबशन ले लो। तो दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको वो पता लग जाएगा कि फ्यूल कितना बर्न हुआ है। अब जरूरी नहीं है कि सारा का सारा फ्यूल जलाओ। मास ऑफ बर्नर प्लस फ्यूल आफ्टर कंबशन। तो मास ऑफ फ्यूल बर्न निकालने के लिए आप क्या करोगे, मास ऑफ फ्यूल को जो बिफोर बर्निंग और आफ्टर बर्निंग वाला जो मास है उनको माइनस कर दोगे। ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मैं डायरेक्टली अगर ये मास अपनी जो कह रहा हूँ कि मैंने जो भी बिफोर बर्निंग और आफ्टर बर्निंग मास लिया था उन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करा तो जो मास ऑफ फ्यूल बर्न है वो हमारे पास 0.21 ग्राम आ गया। ठीक है, मास ऑफ फ्यूल जो हमने जलाया है। अच्छा, ये जब हम फ्यूल जलाएंगे इससे हीट एनर्जी निकलेगी। वो हीट एनर्जी हमें कैसे पता चलेगा कितनी निकल रही है? हम करते क्या है कि इस बर्नर के ऊपर एक बीकर रखते हैं जिसके अंदर हम वाटर लेते हैं, और उस वाटर के अंदर हम लोग एक थर्मामीटर डालेंगे, और उस थर्मामीटर का अब बर्निंग से पहले, ठीक है, हम बर्निंग से पहले इस टेम्परेचर ऑफ वाटर को मेजर करेंगे, मतलब जिसको हम कह रहे हैं इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर। बर्नर जलाने से पहले। और जब हम सारा जो भी फ्यूल हमें बर्न करना है, बर्न करने के बाद हम
फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर मेजर करेंगे कि कितना वाटर के टेम्परेचर में राइज आया है, जिसको मैं TF कह रहा हूँ। और फिर उससे हम निकालेंगे चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर या राइज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर, जिसको हम डेल टी कह देते हैं। और वो हम कैसे निकालेंगे, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। और जो भी वैल्यूज आई हैं उससे मैं अगर फॉर एग्जांपल आपको डायरेक्टली ये वैल्यू बता दूं कि राइज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर जो है वो लेट से 10 डिग्री सेल्सियस आए, ठीक है। वैल्यूज इसलिए ले रहा हूँ ताकि अभी कैलकुलेशन करना थोड़ा आसान हो जाएगा। इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर की वैल्यूज मैं नहीं ले रहा कुछ भी, बस मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ कि ये वैल्यू आई है चेंज इन टेम्परेचर की। अच्छा, वाटर क्यों लिया है? वाटर इसलिए लिया है क्योंकि जब हम बर्नर को बर्न करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, हीट एनर्जी रिलीज होगी बर्निंग ऑफ फ्यूल की वजह से, और वो हीट एनर्जी सारी की सारी कौन एब्जॉर्ब करेगा, वाटर एब्जॉर्ब करेगा। और वाटर का मास इंक्रीज सॉरी टेम्परेचर इंक्रीज होगा। उससे हमें ये पता लग जाएगा कि बर्नर ने हीट एनर्जी, फ्यूल ने हीट एनर्जी रिलीज कितनी की। इसमें क्या हम अजम्पशन भी ले रहे हैं ऑफ कोर्स, और वो अजम्पशन ये है कि जितना भी हमारे पास हीट एनर्जी रिलीज बाय द फ्यूल है वो सारा का सारा एब्जॉर्ब बाय वाटर हुआ है, कुछ लॉसेस नहीं हुए। ये हम अजम्पशन ले रहे हैं ऑफ कोर्स, लेकिन हमें पता है कि एक्चुअल में कुछ ना कुछ लॉसेस तो होंगे ना सराउंडिंग में, रेडिएशन से तो कुछ ना कुछ लॉसेस होंगे, ठीक है। हाँ, कन्वेक्शन की वजह से जो वाटर की इवापोरेशन की वजह से जो लॉसेस हैं उसको चलो फिर मैं मिनिमाइज कर दूं, उसके ऊपर एक लेड रख देते हैं, लेकिन लॉसेस हैं तो। अच्छा, जो पानी हम गर्म कर रहे हैं उसका जो मास है वो भी हम मेजर करेंगे, मतलब गर्म करने से पहले मेजर करेंगे। तो मास ऑफ वाटर भी हमने पहले से ही मेजर करना है। मास ऑफ वाटर को हम MW कह देते हैं। और लेट से जो वाटर हमने हीट करा है वो 100 ग्राम ले लेते हैं। और जो वाटर जिस कंटेनर में हमने लिया है वो गुड कंडक्टर होना चाहिए। अब वो मेटल का भी मेटल कंटेनर होगा ऑफ कोर्स कोई, अगर गुड कंडक्टर है तो। ये ग्लास का भी कर नहीं लेना हमने। दिस इज अ मेटल कंटेनर। एक अजम्पशन हम क्या ले रहे हैं, all the heat energy produced by burning of fuel is absorbed by water। क्लियर है यहाँ तक? इसके अलावा हमें और क्या पता होना चाहिए, वाटर जो हीट अप हो रहा है उस वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। We also must know specific heat capacity of water। इसको C से डिनोट करते हैं। और उसकी वैल्यू हमें गिवन होती है क्वेश्चन में, विच इज यूजुअली वो 4.2 गिवन होती है, अदरवाइज 4.18 भी गिवन होती है। तो याद नहीं करनी है आपको, वो गिवन होगी 4.18 जूल्स पर मोल पर केल्विन। देखो हो क्या रहा है, ये एक्सपेरिमेंट आपने ओ लेवल फिजिक्स में भी पढ़ा हुआ होता है कि जब आप जो हीट एनर्जी रिलीज हो रही है बर्निंग ऑफ फ्यूल से वो सारी की सारी जब वाटर में एब्जॉर्ब हो रही है, तो फ्यूल कितनी हीट एनर्जी रिलीज कर रहा है मैं वो कैलकुलेट नहीं कर सकता किसी फॉर्मूला से, लेकिन वाटर कितनी एब्जॉर्ब कर रहा है वो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ।
और वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? वो हम कैलकुलेट करेंगे बाय द फॉर्मूला Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। अब यहाँ पे मैं एक और टर्म इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ Q, और हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय वाटर, और उसको हम डिनोट कर रहे हैं विद सिंबल Q। और उसका फॉर्मूला हमें पता है, वो होता है MC डेल्टा T, वेयर M इज द मास ऑफ वाटर, जो कि जिसका टेम्परेचर राइज हो रहा है, C is the specific heat capacity of water, and del T is the change in temperature of water। अच्छा, अब मुझे बताओ, यहाँ तक लिख लिया है सबने? आगे कर दूं? गाइस आगे बढ़े। ये जो Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T है, इसमें M को हमने मास ऑफ वाटर को MW लिया है ना, तो इसमें MW ले लेते हैं, कंफ्यूजन ना हो ताकि। एक मास ऑफ फ्यूल है, MF लिया हुआ है उसको, और मास ऑफ वाटर को MW लिया हुआ है। MW इज मास ऑफ वाटर, C is our specific हीट कैपेसिटी, और इसका वैल्यू 4.18 भी गिवन होती है, 4.2 भी लिखी हुई होती है, ठीक है, जूल्स पर मोल पर केल्विन। एंड डेल टी इज चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर, जो फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर करके हमने निकाला है ना। अब चेंज इन टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में हो या डिग्री केल्विन में हो, इट डजेंट मैटर, क्योंकि चेंज की वैल्यू इक्वल होती है, डिग्री सेल्सियस में भी डिग्री केल्विन में भी हो टेम्परेचर। अब देखो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि जो भी हीट एनर्जी रिलीज हुई है बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल, इट इज ऑल एब्जॉर्ब बाय वाटर। वाटर ने कितनी एब्जॉर्ब की है एनर्जी, वो हम निकालेंगे विद द फॉर्मूला Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। ठीक है, वाटर ने जितनी भी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है वो सारी निकलेगी Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T से। मास ऑफ वाटर गिवन है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर गिवन है, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर हम ऑलरेडी निकाल लिया है हमने। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। मास ऑफ वाटर हमने 100 ग्राम्स लिया है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर 4.18 जूल्स पर मोल पर केल्विन है, और टेम्परेचर का चेंज इन टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर करके हमने डायरेक्टली चेंज इन टेम्परेचर की वैल्यू 10 डिग्री सेल्सियस ली थी। केल्विन में भी सेम ही होगा टेम्परेचर, चाहे केल्विन ले लो चाहे सेल्सियस ले लो, डजेंट मैटर। अब जब इसको हम सॉल्व करते हैं ना, तो इसमें जो आंसर आता है उसका जो फाइनल यूनिट होता है वो जूल्स होता है, वो किलो जूल्स नहीं होता, वो जूल्स होता है। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी 4180 जूल्स। ठीक है, दिस इज 4180 जूल्स। ठीक है, एमन कुछ पूछ रहे हो? अच्छा, अब हम क्या कह रहे हैं कि दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय वाटर।
तो हीट एनर्जी रिलीज बाय फ्यूल क्या होगा, हमने अजम्पशन क्या लिया हुआ है, जो भी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय वाटर है अभी, वो हीट एनर्जी रिलीज बाय फ्यूल भी है, जो कि ऑक्टेन है हमारा फ्यूल अभी। तो हीट एनर्जी रिलीज बाय फ्यूल पता लग गई, एब्जॉर्ब बाय वाटर जो निकाली है आपने वही रिलीज बाय फ्यूल भी है। अच्छा, मास ऑफ फ्यूल जो हमने बर्न किया था वो कैसे निकाला था, मास ऑफ बर्नर प्लस फ्यूल बिफोर कंबशन एंड आफ्टर कंबशन, वो 0.21 ग्राम लिया हुआ है हमने। ऊपर वाले पेज पे हमने मास ऑफ फ्यूल बर्न जो लिया हुआ है वो 0.21 ग्राम लिया हुआ है, राइट। तो इतना फ्यूल जलाने पे हीट एनर्जी जो रिलीज हुई है वो कितनी आई है, 4180 जूल्स। मास ऑफ फ्यूल बर्न हुआ है वो 0.21 ग्राम। और इतना फ्यूल जलाने पे जो हीट एनर्जी रिलीज बाय फ्यूल हुई है वो 4180 जूल्स हुई है। अब फ्यूल जो है वो ऑक्टेन है, C8H18। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसके मोल्स निकालो तो इसका मास है 0.21 ग्राम। इसको डिवाइड कर दो इसके MR से, 0.21, और ऑक्टेन का MR कितना आएगा, 8 × 12 प्लस 18 × 1 इज 114। ये हमारे पास इसके मोल्स आ जाएंगे, जो कि आ रहे हैं 0.0018 मोल्स। जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन एट मोल। अब समझ आई रही है बात, कि अगर हम 0.0018 मोल C8H18 बर्न कर रहे हैं, तो जो हीट एनर्जी रिलीज हो रही है वो 4180 जूल्स की हो रही है। और अगर हम 1 मोल बर्न करेंगे, कितनी हीट एनर्जी रिलीज होगी, दैट वुड बी एक्स। अभी जो वैल्यू ऑफ एक्स आएगी, ये हमारा हीट एनर्जी रिलीज बाय 1 मोल ऑफ फ्यूल हो जाएगा। ये वैल्यू आ रही है 22694142 जूल्स पर मोल। ये वैल्यूज बड़ी होती हैं, इसलिए हम लोग, ये इंथैल्पी चेंज बन गया है बेसिकली, क्योंकि ये पर मोल आ गया है ना। इसको हम डिवाइड बाय 1000 कर देंगे किलो जूल्स में कन्वर्ट करने के लिए। ये बन जाएगा 2269.1 किलो जूल पर मोल। तो ये इस फ्यूल का स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ, या इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन बन गया। किसका, ऑक्टेन का। समझ आई बात। अगर इस सारे प्रोसीजर को मैं एक फॉर्मूला में कंडेंस करके लिख दूं, मतलब इफ यू वांट टू कैलकुलेट दी स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन, क्योंकि ये हीट एनर्जी रिलीज है ना, तो इन सबके साथ नेगेटिव साइन भी आएगा, तो ये नेगेटिव में ही होगी। तो इसका फॉर्मूला हम डायरेक्टली ये बना के लिख सकते हैं, -Q डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ फ्यूल जो आप बर्न कर रहे हो। और Q की जगह वी कैन राइट
mc delta t, where m should be mass of water divided by moles of fuel. मतलब इसको शॉर्ट फॉर्म में फॉर्मूला को हम ये लिख सकते हैं, माइनस एम सी डेल्टा टी डिवाइडेड बाय मोल्स। बस आपको ये रियलाइज होना चाहिए कि नीचे जो हम मोल्स रख रहे हैं वो फ्यूल के मोल्स हैं, और ऊपर जो हम मास रख रहे हैं वो वाटर का मास है जो कि गर्म हो रहा है।